आइए चालू करते हैं थर्मोडायनामिक्स। जैसे बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि सर आप थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा लीजिए, तो थर्मोडायनामिक्स हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने से बहुत ही आसान सा चैप्टर है। थर्मोडायनामिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको समझ में आए तो स्टार्ट हम लोग उसी से ही करते हैं कि यूनिवर्स थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू एनर्जी एक्सचेंज। तो यूनिवर्स यानी पूरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, ब्रह्मांड यूनिवर्स है। अभी यूनिवर्स को एक्चुअली यानी दो भागों में डिवाइड किया गया है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम यानी क्या होगा, मान लीजिए कि सिस्टम जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जहाँ पर मान लो एक टेस्ट ट्यूब में मैंने दो लिक्विड्स क्या के मिक्स किए हैं, तो एक्सपेरिमेंट वहाँ हो रहा है, वहाँ कुछ एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ कुछ बदल हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सिस्टम। मान लो ये कुछ इन्फ्लेमेबल चीज़ थी, मैंने इसको जला दी, तो ये सिस्टम कहलाएगा। और पूरा यूनिवर्स क्या होगा, सराउंडिंग होता है। तो यानी थ्योरेटिकली तो पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग होगा, इजंट इट। पर प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये सिस्टम इधर जलाया और मैं चांद पे जाकर, यहाँ माउंट एवरेस्ट पे जाकर तो यहाँ इसको ऑब्जर्व नहीं करूंगा। मैं इसको ऑब्जर्व कहाँ करूंगा, उसके नज़दीक ही ऑब्जर्व करूंगा बैठ के। तो एक्चुअली जैसे मान लो इसको जलाया, मैंने इसको यहाँ क्लासरूम में जलाया है, इसका ऑब्जर्वेशन जाकर मैं लाल किले के ऊपर से तो नहीं देखूंगा। थेरोटिकल तो पूरा सराउंडिंग है, पर प्रैक्टिकली सराउंडिंग इज द स्पेस, दिस क्लासरूम विल बी द सराउंडिंग वेयर वी विल ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट, इजंट इट। उसके बाद सिस्टम्स तीन तरह के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। तो ओपन में क्या हो गया, एक बीकर है, ओपन बीकर है। इसको मैंने क्या किया है, हीट किया है, इसमें से कुछ चीज इवापोरेट हो गई है, कुछ एनर्जी लॉस है, यानी मैटर प्लस क्या हो रहा है, मैटर प्लस एनर्जी, दोनों का एक्सचेंज है। अगर दोनों का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, ये सिस्टम है, सराउंडिंग के साथ दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसको ओपन कहा जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्लोज, यानी मान लो कि इसके ऊपर मैंने बीकर वही था, मैंने इसको ढक दिया, मैंने इसको पूरी तरह से इसके ऊपर एक प्लेट लगा दी या कुछ ऐसे प्रेशर कुकर ले लिया, इजंट इट। इसमें क्या होगा, ढक दिया है मैंने प्रेशर कुकर, थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें भी मैटर निकलता है, पर मैंने इसको ऊपर से ढक दिया, तो इससे क्या होगा, मैटर तो बाहर नहीं निकल सकता, इजंट इट, पर एनर्जी अभी भी लॉस हो सकती है, इजंट इट, रेडिएशन के माध्यम से। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज सिस्टम। और तीसरा जो होता है, मान लो कि कोई ऐसा सिस्टम हो, इसके जो वॉल्स हैं वो भी क्या करते हैं, एनर्जी को बाहर आने नहीं दे रहे हैं, ऊपर से भी पूरा क्लोज्ड है, ना एनर्जी बाहर आ रहा है ना मैटर, इजंट इट। तो इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, इट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं पूरे डिस्कशन में, एनर्जी जो है इसको हीट से बहुत लोग रिलेट करते हैं, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स बोल रहे हैं। एनर्जी इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इट इज वर्क जो गैस कर सकती है, एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट, आगे चल के हम लोग देखेंगे, वर्क प्लस हीट। मैं आपको एक चीज बोलूं, ट्रू और फॉल्स, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इन अ सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, ट्रू और फॉल्स। हीट का एक्सचेंज नहीं है और मैटर का एक्सचेंज नहीं है, गलती मत करना, हीट का एक्सचेंज नहीं है, मैटर का एक्सचेंज नहीं है, ये आइसोलेटेड है कि नहीं है, ट्रू और फॉल्स, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सिर्फ हीट का एक्सचेंज ना होने से हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बोल सकते हैं। वर्क हो सकता है, वर्क के बारे में तो इधर कुछ नहीं बताया था, यहां पर एनर्जी लिखा है, मैंने हीट लिखा है क्या, नहीं। वर्क हो भी सकता है और वर्क नहीं भी हो सकता है,
अगर ऐसा बोलता कि if there is no transfer of energy, no transfer of matter, then it is an isolated system. Yes, एनर्जी वर्ड आनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी दोनों हो सकते हैं, हीट प्लस वर्क. अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलूं if there is no exchange of energy, sorry, no exchange of heat, it is an isolated system, statement is false. आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोला गया है? नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड नो ट्रांसफर ऑफ मैटर. एनर्जी वर्क भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है. गॉट माय पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट जरूर कर लेना कि ट्रू और फॉल्स. ये आप क्वेश्चन लिख लो कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. इट इज फॉल्स, क्योंकि सिर्फ हीट एक्सचेंज ना होने से उसको आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बोला जा सकता. वर्क हो भी सकता है और नहीं भी. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है. आगे बढ़ते हैं. अभी स्क्रीन पॉज करके इतना लिखना है तो लिख लीजिए. तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझना बहुत ही इजी है. अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है कि मान लो कि अगर कोई बड़ी चीज़ है उसके टुकड़े कर दिए. जैसे मान लो एक बड़ा ब्लॉक है, इसके अगर मैंने टुकड़े कर दिए, तो अगर टुकड़े करने के बाद अगर वो बदल जाती है तो एक्सटेंसिव बदलेगी. टुकड़े करने के बाद तो एक्सटेंसिव. अगर नहीं बदलती है, नहीं बदलेगी. कब? टुकड़े करने के बाद नहीं बदलेगी. तो इंटेंसिव. जैसे मान लो कि इस पूरे ब्लॉक का मास m था, isn't it? पूरे ब्लॉक का मास m था. पहले मास को देखते हैं. हाँ, पूरे ब्लॉक का मास m था, तो पूरे ब्लॉक का मास 3 टुकड़े करने पर मास कितना होगा? m/3 m/3 m/3, isn't it? मास m/3 m/3 बदल गया है, यानी कैसे है? एक्सटेंसिव. वॉल्यूम ले लेते हैं. वॉल्यूम कैसे प्रॉपर्टी है? 3 टुकड़े करेंगे तो क्या तीनों ब्लॉक्स का वॉल्यूम v/3 हो जाएगा. तो वॉल्यूम कैसा है? एक्सटेंसिव, isn't it? मान लो टेम्परेचर ले लेते हैं. पूरे ब्लॉक का टेम्परेचर T था, isn't it? पूरे ब्लॉक का टेम्परेचर कैसा था? T. 3 टुकड़े करने पर टेम्परेचर अभी भी T. क्या बदलेगा? नहीं. तो टेम्परेचर कैसे हो गया? टेम्परेचर इंटेंसिव. टेम्परेचर कैसे हो गया? इंटेंसिव, isn't it? उसके बाद मान लो कि मोल्स ले लिए. पूरे ब्लॉक का मोल्स n थे. मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, isn't it? नंबर ऑफ मोल्स हो गए. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? n थे सपोज पहले नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर 3 टुकड़े कर देंगे तो n/3 मोल्स हो जाएंगे. तो कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, isn't it? मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मान लो न्यू था पानी का, isn't it? न्यू था, कुछ 1.5 था. क्या चेंज करने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा? तीनों ब्लॉक्स का अभी भी 1.5 होगा. तो ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. मान लो रेजिस्टेंस कैसी है? इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? सोच के देखिए. इंटेंसिव नहीं, एक्सटेंसिव. देखिए रेजिस्टेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, isn't it? तो लेंथ अगर घटी, 3 टुकड़े हो गए ना, लेंथ L/3 हो गई तीनों की, तो रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? R/3. गॉट माय पॉइंट? तो रेजिस्टेंस कैसी है? एक्सटेंसिव. रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, isn't it? रेजिस्टिविटी ये कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव. pH, एसिडिटी. हाँ, मान लो एसिडिटी पूरे ब्लॉक की, जो पूरा ब्लॉक था पानी का, उसकी एसिडिटी 6.5 या 6.7 तोड़ने के बाद कम हो जाएगी क्या?
नहीं, तो ये क्या होगा, pH, इंटेंसिव। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी मास अपॉन वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन। क्या पूरा मान लो ये सॉल्ट सोल्यूशन था, इजंट इट, अगर पूरा बकेट भर के सॉल्ट सोल्यूशन है, या पूरा मान लो ये कोई ड्रिंक है, ऑरेंज जूस है, पूरा पतीला भर के, बरोबर है ना, रसना बना है मैंने हाँ पाउडर वगैरह डाल के, तो मोलैरिटी पाउडर डाल के वॉल्यूम में डाला था, तो जब एक एक ग्लास भर के सबको अलग अलग दूंगा तो क्या टेस्ट चेंज होगा, नहीं होगा। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, इनसेंसिटिव लिखा, इंटेंसिव, इजंट इट, मोलैरिटी। गॉट माय पॉइंट। उसके अलावा प्रेशर, प्रेशर कैसा है, प्रेशर, प्रेशर इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है। अगर मान लो इसमें कोई गैस भरी हुई है ब्लॉक में और उसके 3 टुकड़े किए गए, तो प्रेशर चेंज होगा कि सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा, ध्यान देकर देखिए। देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पहले प्रेशर कितना था जब पूरा ब्लॉक था, वो था P इक्वल टू एनआरटी बाय V, इजंट इट। पर अभी टुकड़े किए गए, 3 टुकड़े किए गए, टेम्परेचर तो सेम है, 3 टुकड़े किए गए, तो वॉल्यूम कितना है V/3, नंबर ऑफ मोल्स भी कितने हैं, N/3 RT, तो 3 ने 3 को मार दिया, तो अभी भी प्रेशर कितना है, nRT/V, इजंट इट। दोनों प्रेशर सेम है ना, पूरे ये ब्लॉक का निकाला, ये 3 टुकड़ों का, तो प्रेशर भी कैसा है, इंटेंसिव। तो ऐसे अनेक चीजें अगर आप लोगे, अगर उसके टुकड़े करने पर वैल्यू बदल जाती है तो वो कैसे रहती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बदल जाती है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर नहीं बदलेगी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सिंपल याद रखना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी होती है, टुकड़े करने पर वो नहीं बदलती है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, टुकड़े करने पर बदल जाती है। गॉट माय पॉइंट। एक्चुअली अभी इस जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो आगे वाला पार्ट है वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसी डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। इसके 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी डू नॉट फॉलो एडिशन लॉ, वो तो सिंपल ही है। अगर मान लो कि इसकी रेजिस्टिविटी हमने क्या देखा है, रेजिस्टिविटी कैसी है, इंटेंसिव है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मान लो इसका 1.5 है, इसका 1.5 है, इसका 1.5 है, रेजिस्टिविटी सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो टोटल का 4.5 तो थोड़ा ही नहीं होगा, वो तो 1.5 ही रहेगा, क्योंकि वो तोड़ने पर चेंज नहीं हो रही है, तो जोड़ने पर चेंज क्यों होगी, खत्म। ये लॉ समझ गया आपको, गॉट माय पॉइंट। अगर तोड़ने पर अगर चेंज नहीं हो रही है तो जोड़ने पर चेंज क्यों होगी, पहला लॉ। रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मास ले लिया, मास कैसा था, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम कैसा है, एक्सटेंसिव, इजंट इट। डेंसिटी दोस्तों, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, पर डेंसिटी कैसे थी, डेंसिटी कैसी होती है, इंटेंसिव। अरे डेंसिटी कैसे होती है, इंटेंसिव। मान लो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम, पूरे ब्लॉक का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या इसका, इसका और इसका डेंसिटी चेंज होगा, नहीं, डेंसिटी तो तोड़ने के बाद भी उतना ही रहेगा ना। तो देखिए एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, तो ये इंटेंसिव है, इजंट इट। गॉट माय पॉइंट, अरे समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देख सकते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मास और वॉल्यूम दोनों कैसे हैं, एक्सटेंसिव,
तो पर मोलैरिटी अभी अभी हमने देखा है वो इंटेंसिव है। तो अगर कोई भी दो है ए और बी प्रॉपर्टीज है, एग्जाम में ऐसे नहीं आता है, बोला जाएगा ए और बी दो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों एक्सटेंसिव है, तो रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए अपॉन बी या डी ए अपॉन डी बी, ये क्या होंगे, एक्सटेंसिव होंगे कि इंटेंसिव होंगे? रेशियो दोनों का हमेशा इंटेंसिव बोला जाता है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो भी एक्चुअली सेकेंड पे बेस्ड है। क्या बोला? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल, पर यूनिट वॉल्यूम इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोला? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास यानी क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास यानी डिवाइड बाय मास। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन मास, तो ये भी एक्सटेंसिव है, तो रेशियो एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का ही आ गया, और ऑलरेडी हम उसको बोल रहे हैं कि वो इंटेंसिव होने वाला है। सेकेंड में भी तो वही बोला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो कि हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी यानी यहां दूसरा ले लेते हैं आपके लिए, क्या लें? पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल। जैसे इसको ही ले लो, मास है, मास एक्सटेंसिव है, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी डेंसिटी ही तो हो गई। अरे थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी सेकेंड पे बेस्ड है। अरे गेटिंग में भाई हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी डिस्कस करते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इजंट इट? तो अगर मान लो एक छोटा ब्लॉक है जिसका मास 10 ग्राम है और एक बड़ा ब्लॉक है जिसका मास है 100 ग्राम, तो किसकी हीट कैपेसिटी होगी ज्यादा? किसकी हीट कैपेसिटी होगी? इसकी। क्या दोनों की हीट कैपेसिटी सेम होगी? नहीं। पर अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखूं मैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इजंट इट? 1 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो इट इज हीट कैपेसिटी अपॉन मास, इजंट इट? तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव हो गई, मास भी एक्सटेंसिव होगा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअली वो जो पहला सेकेंड लॉ है उसी को ही बोला गया है, पर मास पर यूनिट मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मोलैरिटी भी देखिए, मोलैरिटी में भी क्या है? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास होगा, तो वो क्या होगा? ऑलरेडी नीचे एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ऊपर एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, नीचे पर यूनिट मास, वॉल्यूम और मोल, ये तीनों तो एक्सटेंसिव है ही ना। तो इट इज अ रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मींस थर्ड पॉइंट इज ऑलरेडी बेस्ड ऑन सेकेंड पॉइंट, पर इसको अलग से मेंशन किया जाता है, इसलिए हम बोलेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग स्पेसिफिकली 3 चीजें देखते हैं। एक देखते हैं, सॉरी 4 चीजें देखते हैं। एक है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, दूसरा है एंथैल्पी, तीसरा है एंट्रोपी एस, और तीसरा एक चौथा है गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। और ये जो तीनों हैं, ये तीनों भी मेरे दोस्तों चारों, सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी भी है ना, चारों जो हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ही हैं। एक बात में ही ध्यान रख दें, ये चारों जो हैं इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एस, गिब्स फ्री एनर्जी, ये चारों के चारों क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ही हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ही हैं। गॉट माय पॉइंट? स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन बहुत ही इजी होते हैं। फंक्शंस यानी कोई पैरामीटर, जैसे मान लीजिए कि एक गैस है, गैस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? गैस को हम डिफाइन करेंगे कि उस गैस का प्रेशर कितना है, उस गैस का वॉल्यूम कितना है, उस गैस का इंटरनल एनर्जी कितना है, उस गैस का टेम्परेचर कितना है। अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जो उस गैस को डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन, इजंट इट? जैसे मैंने ये एक शर्ट पहना है, तो ये शर्ट जो है वो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि सर ने रेड कलर का शर्ट पहना है, इसका कुछ साइज होगा, भाई सर ने एल साइज का शर्ट पहना है, इजंट इट? ये कॉटन का है, ये इसके पैरामीटर्स हैं, उसी को ही बोलते हैं फंक्शन, इजंट इट? फंक्शन का मतलब समझा? अब ये जो कुछ फंक्शंस होते हैं उसमें
कुछ जो फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं कि इनिशियल स्टेट ऐसा है, फाइनल स्टेट ऐसा है, इजंट इट? ये उसी पे ही डिपेंड करते हैं। भाई ये है एंड रिजल्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट था, तो उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे मान लो कि प्रेशर हो गया, स्टेट फंक्शन में प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, आपका जो इंटरनल एनर्जी है H, जो चारों एनर्जी इसके पहले हमने देखे थे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, ये स्टेट फंक्शंस हैं। इसमें हम इनिशियल वैल्यू को देखते हैं, फाइनल वैल्यू को देखते हैं, बात खत्म करते हैं, इजंट इट? अभी जैसे मान लो आपका जेई एग्जाम होता है, जेई एग्जाम में क्या होता है? जेई एग्जाम आपका क्या है? स्टेट फंक्शन है। आपने क्या टिक मार्क किया है उसके मार्क हैं, आपने कैसे सॉल्व किया, बाकी आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो कैसा है? पाथ फंक्शन। आपका आंसर सही आए नहीं आए वो पूरे स्टेप्स देखेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे आपने सॉल्व किया है। आपका पूरा पाथ आपको उधर दिखाना पड़ेगा थ्योरी एग्जाम में, आपको लिख के कि हाँ ये चीजें थी, इस स्टेप के बाद ये है, स्टेप के बाद ये है, स्टेप के बाद ये है, इजंट इट? बाकी स्टेट फंक्शन में आपने क्या, जो जेई एग्जाम है, सीईटी एग्जाम है, उसमें कैसा है? नीट एग्जाम आपको सिर्फ गोला भरना है, तो जो सीईटी एग्जाम है वो आपका स्टेट फंक्शन हो गया, वो सिर्फ क्वेश्चन आपने पढ़ा, एंड रिजल्ट को टिक मार्क किया, खत्म। आंसर कैसे आया है उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर थ्योरी एग्जाम में उसका इंपॉर्टेंस है। आपको पूरा डिटेल में हर एक स्टेप छोटा है या बड़ा है वो डिपेंड करना पड़ेगा। ये तो एक आपको मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया। यहां मान लो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट? कोई आदमी ए से लेकर बी तक गया, तो डिस्टेंस क्या होता है? ऐसा गया है, ऐसा गया है, ऐसा गया है, ऐसा गया है, कौन सा पाथ फॉलो किया है? वो होता है पाथ फंक्शन। वो डिपेंड करेगा पाथ पे, डिस्टेंस पर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। गॉट माय पॉइंट? तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्टेट फंक्शन है और डिस्टेंस जो है वो पाथ फंक्शन है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हीट और वर्क ये हमारे लिए दोनों कैसे हैं? पाथ फंक्शंस हैं। बाकी स्टेट फंक्शंस ये सब है। गॉट माय पॉइंट? उसके आगे अगर मैं थोड़ा सा बढ़ूं तो जो स्टेट फंक्शंस हैं उसमें मान लो कि स्टेट फंक्शन क्या करते हैं? मान लो डीए, ये डीए क्या हमको बताता है? डीए हमको बताता है स्मॉल चेंज इन ए। स्टेट फंक्शंस आर चेंजेस फ्रॉम ए टू बी। तो डीए अगर मान लो इसमें होगा, अगर ए क्वांटिटी है या यू क्वांटिटी है, तो व्हाट इज डी यू? इट इज स्मॉल चेंज इन यू। इसको आप पूरी तरह इंटीग्रेट करोगे तो हमको क्या मिलता है? डेल्टा यू। व्हाट इज डेल्टा यू? u2 माइनस u1। गॉट माय पॉइंट? जो स्टेट फंक्शंस होते हैं दोज आर चेंजेस फ्रॉम ए टू बी, दोज आर चेंजेस फ्रॉम ए टू बी। पर जो पाथ फंक्शन होता है, जैसे मान लो आप लोग dh लिखते हो, तो इट इज स्मॉल वैल्यू ऑफ h, स्मॉल वैल्यू ऑफ h। तो छोटे छोटे वैल्यूज होंगे dh, ये जोड़कर एक क्वांटिटी मिलेगी। अगर ऐसा आ रहा है तो ये छोटे छोटे क्वांटिटीज मिलके पूरा हमको आंसर देंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना है। अगर पूरा dh मैं इंटीग्रेट करूं तो यू विल गेट टोटल h। अगर छोटा टोटल dw इंटीग्रेट करूं तो यू विल गेट टोटल वर्क। गॉट माय पॉइंट? तो अगर इसके छोटे छोटे वैल्यूज आप जोड़ते हो तो यू विल फाइंड चेंज इन प्रेशर। भाई मान लो
ए पे क्या था, कुछ प्रेशर था, छोटे D8 यानी डीपी 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 करके पी पे पहुंचे, तो यू विल गेट चेंज इन प्रेशर फ्रॉम ए टू बी, इजंट इट। पर अगर कोई हीट है तो अलग अलग मैं जोड़ूंगा, तो इस पाथ में जोड़ा छोटे छोटे हीट्स, तो इस पाथ के अलोंग हीट, टोटल हीट कितनी हुई या टोटल वर्क कितना वो मिलेगा। अगर मैं छोटे छोटे डीडब्ल्यू 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 वर्क को जोड़ूं तो टोटल वर्क कितना वो मिलेगा मुझे, इजंट इट। तो दिस इज टोटल। और एक रिमार्किंग पॉइंट, नोटिंग पॉइंट है, नोट पॉइंट मैं यहां लिखता हूं, नोट ये लिख लो। स्टेट फंक्शन में एसएफ लिख रहा हूं, दे डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज या स्टेट्स, ठीक है, ये तो हमने जान लिया। पर पाथ फंक्शन, दे डिपेंड ऑन पाथ एज वेल एज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आए पाथ फंक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, ये फॉल्स है। सीधा ट्रू है भाई, स्टेट फंक्शन डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ट्रू, पर पाथ फंक्शन डिपेंड ऑन पाथ एज वेल एज दिस, ये आपको याद रखना है। गॉट माय पॉइंट? तो ये पॉज करके लिख सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो आइए दोस्तों सीखते हैं धीरे धीरे करके आगे की चीज़ें। आगे की जो चीज़ है वो है हीट बेसिकली क्या होता है, जो भी हमको यानी चार चीज़ें मेन पढ़नी है। एक पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स में एंथैल्पी के बारे में, हीट, वर्क, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, और उनके बीच के जो सब रिलेशंस है वही पढ़ेंगे। तो हीट बेसिकली क्या होता है, इट इज़ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जो मेन चीज ट्रांसफर होगी वो होगी हीट। अभी हीट का साइन कन्वेंशन इसको रिसेंबल करते हैं स्मॉल क्यू से। साइन कन्वेंशन क्या होता है, नेगेटिव हुआ यानी हीट इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, क्यू प्लस क्यू हुआ यानी अगर सिस्टम से हीट निकल गई बाहर तो वो क्या हो जाएगा, हीट रिलीज्ड। और सिस्टम में जब हीट आती है, मैं किसी चीज को हीट दे रहा हूं और सिस्टम एब्जॉर्ब, जैसे पानी उबाल रहा हूं तो हीट इज एब्जॉर्ब, तो हीट एब्जॉर्ब होगा तो वो प्लस क्यू होगा, इजंट इट, समझ रहे हो। और किसी चीज को ठंडा कर रहा हूं यानी हीट रिलीज होगा बाहर, इजंट इट, और हीट रिलीज हुआ सिस्टम से तो उसको नेगेटिव साइन देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिलहाल धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर आता है वर्क का जो यानी दो तरह के वर्क होते हैं, एक होता है पीवी वर्क जो बेसिकली गैस पे होता है, और एक होता है नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क यानी जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, भाई फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जैसे अगर मैंने एक ब्लॉक को मैंने फोर्स लगाया तो वो डिस्प्लेस कर जाएगा, उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, उसका प्रेशर तो चेंज नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यू नीड नॉट वरी। तो ये नॉन पीवी वर्क होता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ फिजिक्स में पढ़ते हैं काफी सारी चीजें, जो हमारा बेसिकली ये चैप्टर डील करेगा वो पीवी वर्क के साथ डील करेगा। और स्मॉल पीवी वर्क क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर लगने से वॉल्यूम में चेंज क्या आया, तो वो होता है माइनस बी एक्सटर्नल, V2 माइनस V1 अगर प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट हो, इजंट इट। जैसे मैं आपको ये यानी कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। मैं अभी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सभी टर्म्स के बारे में। तो कौन से वर्क के बारे में पढ़ेंगे, मान लो क्या हो गया, प्रेशर के कारण गैस एक्सपांड हो गई, प्रेशर के कारण गैस कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो वॉल्यूम चेंज हो गया, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके भी साइन कन्वेंशंस हैं। क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। अगर सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा है, सर सिस्टम सराउंडिंग पे काम कैसे करेगा, जैसे मान लो कि एक गैस फील्ड थी, उसके ऊपर एक पिस्टन था। क्या था, पिस्टन समझते हो, इजंट इट। ये एक पिस्टन होता है जो मूव कर सकता है। अगर गैस ने मान लो कि क्या कर दिया, यानी प्रेशर ज्यादा लगाया ताकि ये एक्सपांड हो जाए, इजंट इट, तो ये होगा वर्क डन बाय द सिस्टम।
अगर मान लो कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है, इजंट इट, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो ये क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम वो पॉजिटिव होता है हमेशा, इजंट इट, वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इसके बारे में भी हम और आगे चर्चा करेंगे धीरे धीरे। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसा यूनिट होता है जैसे 1 जूल, हाँ वर्क का आपको पता है यूनिट 1 जूल है, पर यहां पर हम मेनली प्रेशर के साथ डील करेंगे और वॉल्यूम के साथ। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वर्क डन क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो देखिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पीवी कैसा हम लोग वर्क पकड़ते हैं। देखिए प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर ने मीटर क्यूब को कन्वर्ट ये कर दिया, तो देखिए 1 न्यूटन मीटर बच गया हमारे पास, और 1 न्यूटन मीटर ही क्या होता है, जूल। तो इसलिए पीवी को वर्क डन बोला जाता है। अगर पी और वी को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो डायमेंशनली वर्क की तरह ही काम करता है, ये आपके सामने उसका प्रूफ है। पर बेसिकली जो केमिस्ट्री में हम प्रेशर को किस में मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में प्रेशर को मेजर करते हैं, और वॉल्यूम को लीटर में। तो एक यूनिट बनता है 1 लीटर एटमॉस्फेयर। अभी 1 लीटर यानी अगर इसको एसआई यूनिट के साथ डील करना है तो 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, और 1 एटमॉस्फेयर यानी 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इजंट इट। तो -3 ने इसको काट लिया, तो 1 जो लीटर एटमॉस्फेयर लगभग 101.3 जूल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आपको आना चाहिए। या इसको कैलोरी में भी कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ये 24.3 कैलोरी होता है। ये भी कई बार काम में आता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। गॉट माय पॉइंट। तो स्क्रीन पॉज करके ये इतना लिख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि वर्क डन, मैं तो हमने उसके यूनिट डिस्कस कर दिए, यूनिट्स। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वर्क डन क्या होता है, पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। तो वर्क डन क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, इजंट इट। तो V2 माइनस V1 अगर टोटल वर्क डन है तो V2 माइनस V1 क्या है, V2 फाइनल वॉल्यूम है, और V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, इजंट इट। तो अभी इसमें 2 केस बनेंगे कि कॉम्प्रेशन होगा और एक्सपांशन, जैसे मैंने पहले बताया। तो कॉम्प्रेशन क्या होता है, कॉम्प्रेशन यानी फाइनल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल से कम है। तो V2 माइनस V1, V2 अगर कम है V1 से तो वो भी नेगेटिव आएगा, इजंट इट। तो ये नेगेटिव और बाहर वाला नेगेटिव, प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव होता है दोस्तों, इजंट इट। तो बाहर वाला नेगेटिव और अंदर वाला नेगेटिव मिलाकर टोटल वर्क डन क्या बनेगा, पॉजिटिव। और टोटल वर्क डन अगर पॉजिटिव बनेगा तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर वो पॉजिटिव आया तो वर्क डन, जैसे मान लो अभी अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक वेसल है, तो पहला ये पिस्टन है, इजंट इट। तो इसके अंदर गैस भरा हुआ है, अगर इसके अंदर गैस भरा हुआ है तो ये दबेगा नीचे, अगर ये दबेगा नीचे तो फाइनल वॉल्यूम घटेगा, यानी सिस्टम के ऊपर काम हुआ है सराउंडिंग द्वारा, तो ही तो दब सकता है, इजंट इट। एक्सपांशन के बारे में बात करेंगे तो V2 इज ग्रेटर देन V1 और V2 ग्रेटर देन V1 होगा, तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और V2 माइनस V1 पॉजिटिव हुआ तो ये ब्रैकेट पूरा पॉजिटिव हो गया, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू पॉजिटिव वैल्यू। तो V2 माइनस V1 पॉजिटिव हुआ तो वर्क डन क्या होगा, अंदर वाला ब्रैकेट पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम। देखिए कुछ गैस एक्सपांड हो गई तो पिस्टन ऊपर जाएगा सराउंडिंग में, यानी क्या कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे,
Isn't it? तो यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे रिएक्शन है, कई बार ऐसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, जैसे H2O लिक्विड है, ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हुआ है। मुझे बताइए आप कि वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ध्यान से देखकर बताना। देखिए यहाँ पर ये लिक्विड है और ये दोनों गैस है, तो लिक्विड का हमेशा जो प्रेशर होगा, लिक्विड का जो क्या बोलते हैं वॉल्यूम होगा, वो गैस से तो कम होगा, यानी वॉल्यूम बड़ा है यानी एक्सपांशन है। वॉल्यूम बड़ा है यानी दिमाग में मैं क्या लिखूंगा, एक्सपांशन। और एक्सपांशन है तो वर्क डन, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। दिमाग में और एक क्या लिख सकते हैं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, isn't it? उसके बाद N2 और 3H2 gives to NH3 बोला गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ गैस है सर, फिर हम कैसे समझेंगे, यहाँ तो आपने बता दिया लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हुआ तो एक्सपांशन है, तो यहाँ पर कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने मोल्स हैं, 1 और 3 4 मोल्स हैं गैस के, और यहाँ पर कितने मोल्स हैं, सिर्फ 2 मोल्स हैं, तो 4 मोल में से 2 मोल में कन्वर्ट हो गया है, यानी क्या है, कॉम्प्रेशन है। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो ये क्या है, यहां कॉम्प्रेशन होगा, तो वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यहां पर भी CaCO3 सॉलिड है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CaO जो कि सॉलिड है और CO2 गैस, तो कन्वर्ट हो गया, तो ये फिर से एक्सपांशन है, तो नेगेटिव वर्क एक्सपांशन, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो कई बार आपकी किस्मत अच्छी होगी तो एक रिएक्शन दे देते हैं, स्पेशली CET टाइप में नीट क्वेश्चंस में, कि आप बताइए कि इसमें वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कि कैन नॉट प्रेडिक्ट, या फिर पूछते हैं कॉम्प्रेशन है एक्सपांशन है, तो आपको इस तरह से या तो मोल्स देखने हैं क्या है, या सॉलिड लिक्विड गैस में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ऐसे करके आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप स्क्रीन पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो आइए अगला पॉइंट चालू करते हैं। इंटरनल एनर्जी, मैंने वर्क के बारे में बताया, आपको हीट के बारे में बताया। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मान लो कि एक पर्टिकुलर क्या है, कंटेनर है, उसमें गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। अभी ये जो गैस होगा ये क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है उनके अंदर कुछ एनर्जी होगी। इंटरनल एनर्जी यानी क्या, उनकी खुद की अंदर जो एनर्जी है हर एक पार्टिकल की। जैसे मान लो कि ये आपको पता होगा कि एब्सोल्यूट जीरो पे सभी पार्टिकल्स स्टेशनरी हो जाते हैं, पर अभी तो एब्सोल्यूट जीरो आया नहीं है। अभी एब्सोल्यूट जीरो आया नहीं है तो ये सभी पार्टिकल्स एक यानी मूव करते होंगे, वाइब्रेट करते होंगे, रोटेट करते होंगे, इनमें कुछ ना कुछ क्या चालू होगा, अपना चालू होगा, इजंट इट। तो जो इंटरनल एनर्जी है इट इज सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज। यानी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ई ट्रांजिशन प्लस ई वाइब्रेशन प्लस ई रोटेशन प्लस अगर मान लो कि ये कुछ क्या होंगे, ग्रेविटी से अट्रैक्टेड रहेंगे तो ई ग्रेविटेशन, ई यानी कुछ अट्रैक्ट होंगे, कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, कुछ क्या हो जाएंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे, तो उनकी एनर्जी होगी, इजंट इट। तो उन सभी एनर्जी को जब हम जोड़ेंगे उसको बोलते हैं इंटरनल, सम ऑफ ऑल एनर्जीज को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इजंट इट। और वो कुछ वाइब्रेशन होंगे, रोटेशनल होंगे, जो भी होंगे उन सबको मिलाकर हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। अभी ये जो सम ऑफ ऑल एनर्जीज जो हैं इनको कैलकुलेट करने का एक सिंपल, मैंने सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसमें चेंज, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है। As it is a state function, we can calculate only change in internal energy.
वी कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वी कैनॉट कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये स्मॉल चेंज जो होता है वो क्या होता है, डी यू, इट इज एन CVM, that is molar heat capacity at constant volume into dt। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए काम करता है, NCVM dt। गॉट माय पॉइंट, NCVM dt। अभी इसमें जो है दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चेंज क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ n CVM dt। अभी आइडियल गैस के लिए इसमें दो सेक्शंस हो सकते हैं। आइडियल गैस के लिए CVM इज नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये कांस्टेंट है, इजंट इट। तो सीधा सीधा क्या होगा, u n और CVM कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt होगा फ्रॉम T1 टू T2, तो ये लिखा जाएगा n CVM T2 माइनस T1, इंटीग्रेट करेंगे तो बराबर है। पर कई बार इसका दूसरा केस लिखा जाता है। दूसरा केस क्या है कि CVM, मान लो ये कुछ फंक्शन है t का, जैसे मान लो ये है k t प्लस के टी KT प्लस 100 मान लो, चलो KT प्लस 100, और मैंने बोला कि टेम्परेचर जो है 0 से 100 केल्विन तक चल रहा है। तो आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ, तो आप लोग कैसे बताओगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सर ये होता है इंटीग्रेशन NCVM dt फ्रॉम 0 टू 100। तो यहां पर NCVM की जगह आप क्या लिखोगे, KT प्लस 100 dt का इंटीग्रेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा जाएगा KT²/2 प्लस 100t, isn't it, from 0 to 100। गॉट माय पॉइंट। तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो n 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 के बाय 2 प्लस ये इसमें ऐड हो गया तो ये भी 10,000 हो जाएगा, और 0 का तो वैल्यू 0 ही आएगा, तो 2 1 जा जो भी कैंसल आउट हो जाएगा, 5,000, तो n 5,000 के प्लस 1000, जो ये आंसर ऐसे आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट। तो ये क्या है, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने का एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताया, और बाकी से वाले पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इतना स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अभी जो भी हमने चीज़ें पढ़ी, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा, हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा, हमने हीट के बारे में पढ़ा, तो ये तीनों जो चीज़ें हैं उसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जो बिल्कुल यानी कनेक्ट करता है। अगर मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहूँगा, तो उसमें क्या होता है कि पेट्रोल हम लोग डालते हैं, तो पेट्रोल हम लोग डालेंगे तो पेट्रोल जलेगा, isn't it? अभी पेट्रोल जलने से क्या होगा, गाड़ी तो चल रही है, वो क्या होता है, एक तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई पेट्रोल जलने से, और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये एनर्जी प्रोड्यूस जब हुई तो उससे दो चीजें हुई, एक तो मेरी गाड़ी चली यानी वर्क इज डन,
और दूसरा, मेरी गाड़ी अगर आपने देखा होगा तो इंजन जो है गर्म हो जाता है, यानी उसका इंटरनल एनर्जी पे भी फर्क पड़ा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वट एवर हीट इज प्रोवाइडेड, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन, इट अफेक्ट्स द इंटरनल एनर्जी, सेकेंड, सम वर्क इज बीइंग डन, इजंट इट? तो जो केमिस्ट्री है उसमें भी ऐसा ही होता है, जो भी हम एनर्जी देते हैं सिस्टम को, सिस्टम जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, इजंट इट, उससे क्या होता है, इंटरनल एनर्जी पे भी फर्क पड़ता है और कंप्रेशन एक्सपांशन भी होगा, यानी वर्क भी होगा। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, और इसको हम लोग बेस्ड ऑन energy conservation law of that energy can neither be created nor be destroyed, it can be converted into one form or another। और इसको लिखते कैसे हैं, डेल्टा U इट इज इक्वल टू Q प्लस W। अच्छा, ये वर्क डन है, ये वर्क डन दोनों हो सकते हैं, पीवी वर्क भी हो सकता है, नॉन पीवी वर्क भी हो सकता है, इजंट इट? पर एक बात आपको याद रखना है कि हम केमिस्ट्री में सिर्फ पीवी वर्क से डील करेंगे, पर आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये नॉन पीवी वर्क भी होगा, इजंट इट? तो आप कंफ्यूज ना हो इस चीज से, इजंट इट? और इस फॉर्मूला में सभी चीजें विद साइन यूज करनी है, सभी चीजें साइन के साथ यूज करनी है, ये बात ध्यान में रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी लॉ पे कोई तो सिंपल क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि एक सिस्टम था जिसमें एक गैस थी, उसको हीट किया गया, तो वो हीट एब्जॉर्ब किया उसने, हीट एब्जॉर्ब इज 500 जूल, इजंट इट? ये गैस थी मान लो 5 लीटर, और इस पूरे प्रोसेस में ये 5 लीटर से मान लो 15 लीटर तक एक्सपांड हो गई, 5 लीटर से 15 लीटर तक एक्सपांड हो गई अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर of 1.5 atmosphere, isn't it? So what is change in internal energy? Got my point? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेरे को निकालना है तो बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपने पहले की सब चीजें हीट एब्जॉर्ब हुई है तो ये प्लस है कि माइनस है, आप लोग बताओगे, तो ये प्लस है, वेरी गुड। तो Q क्या होगा, प्लस 500 जूल। अच्छा, वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो P एक्सटर्नल कितना है 1.5 एटमॉस्फेयर, तो माइनस 1.5 होगा, और V2 माइनस V1 15 माइनस 5 तो 10 होगा, तो माइनस 1.5 इंटू 10, माइनस 1.5 इंटू 10, तो ये कितना होगा 15 लीटर एटमॉस्फेयर होगा, इजंट इट? पर देखिए ये जूल में है, ये लीटर एटमॉस्फेयर में है, वो भी माइनस साइन के साथ, तो ये क्या होगा माइनस 15 इंटू लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 जूल होता है, समझा? तो लगभग इसको मैं 100 पकड़ता हूं लगभग, तो ये माइनस 1500 जूल हो जाएगा, माइनस 1500 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q प्लस डेल्टा Q प्लस W, तो Q प्लस W हुआ, तो Q कितना है प्लस 500 और W कितना है माइनस 1500, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 1000 जूल। गॉट माय पॉइंट? दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस तरह से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, काफ़ी इजी है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपना पहला लेक्चर आज एंड करते हैं। कल आने के साथ हम लोग और नए पॉइंट्स के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।